दोस्तों, इतिहास में बहुत से राजा, महाराजा और योद्धा हुए जिन्होंने अपनी बहादुरी से दुनिया को जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा नाम भी है जिसे कोई भी अपने बच्चे का नाम नहीं देना चाहता। एक ऐसा नाम जो आज गद्दारी का दूसरा नाम बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीर जाफ़र की। वह इंसान जिसने अपने ही नवाब को धोखा दिया और पूरे हिंदुस्तान को अगले 200 सालों के लिए अंग्रेज़ों का गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफ़र ने ऐसा क्यों किया? क्या वो वाक़ई सिर्फ़ एक गद्दार था या उसके पीछे कोई और बड़ी कहानी थी? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं मीर जाफ़र का पूरा सच। मीर जाफ़र का पूरा नाम मीर सैयद मोहम्मद जाफ़र अली ख़ान था। वो 1691 में पैदा हुआ था। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का सेनापति था। बंगाल उस वक्त पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था, जिसे भारत का स्वर्ग यानी जन्नत कहा जाता था। नवाब अली वर्दी खान मीर जाफ़र पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन जब 1756 में नवाब की मौत हुई तो गद्दी पर बैठा उनका 23 साल का पोता नवाब सिराजुद्दौला, और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। मीर जाफ़र खुद नवाब बनना चाहता था, इसलिए 23 साल के लड़के के नीचे काम करना उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना को सीधे हराना अंग्रेज़ों की बस की बात नहीं थी। अंग्रेज़ों को समझ आ गया कि अगर बंगाल को जीतना है तो घर का भेड़ी ढूंढना होगा। उनकी नज़र पड़ी मीर जाफ़र पर। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को एक गुप्त चिट्ठी भेजी। उसमें एक बड़ा लालच था, अगर तुम युद्ध में हमारा साथ दो तो सिराजुद्दौला को हटाकर हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफ़र इस लालच में अंधा हो गया। उसने देश और वफादारी दोनों का सौदा कर लिया। तारीख थी 23 जून 1757 और जगह थी प्लासी का मैदान। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के सिर्फ 3,000 सैनिक। नवाब की जीत पक्की थी, लेकिन युद्ध के बीच में अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने अपने बारूद को तिरपाल से ढक कर बचा लिया, लेकिन नवाब का बारूद भीग गया। नवाब ने वफादार कमांडर मीर मदान ने बहादुरी से लड़ते हुए जान दे दी। सिराजुद्दौला घबरा गए। उन्होंने मीर जाफ़र से सलाह मांगी तो मीर जाफ़र ने जानबूझकर नवाब को गलत सलाह दी कि आज युद्ध रोक देते हैं, कल लड़ेंगे। आप महल वापस लौट आइए, सेना को मैं संभाल लूँगा। नवाब ने अपने सेनापति पर भरोसा किया और जैसे ही वो मुड़े, मीर जाफ़र ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा कर दिया। नवाब की सेना बिना लड़े ही बिखर गए। सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया और इस तरह अंग्रेज़ बिना किसी बड़ी मेहनत के युद्ध जीत गए। वादे के मुताबिक अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी पर तो बैठा दिया, लेकिन वो राजा नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की कठपुतली बनकर रह गया। रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश अधिकारों जब चाहते मीर जाफ़र से लाखों रुपये और ज़मीन वसूल लेते। जब मीर जाफ़र का खजाना खाली हो गया और वो अंग्रेज़ों की मांगों पूरी नहीं कर पाया तो अंग्रेज़ों ने उसे भी गद्दी पर हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1765 में कुष्ठ रोग और बंगाली की हालात में मीर जाफ़र की मौत हो गई। दोस्तों, मीर जाफ़र तो नवाब बन गया, लेकिन इतिहास ने उसे कभी माफ़ नहीं किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज भी उसके महल को नमक हराम यानी ड्योरी यानी गद्दार का घर कहा जाता है। मीर जाफ़र की इस गद्दारी ने अंग्रेज़ों को भारत का रास्ता दिखा दिया और देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या मीर जाफ़र बिना अंग्रेज़ कभी भारत पर राज कर पाते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मीर जाफ़र ने गद्दारी करके बंगाल की गद्दी तो पा ली, लेकिन अंग्रेज़ों की लालच ने उसे पाई पाई का मोहताज कर दिया और वो बंगाली की हालात में मर गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। मीर जाफ़र के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठा उसका दामाद मीर कासिम।
मीर कासिम अपने ससुर की तरह कायर और गद्दार नहीं था। उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। आज के इस हिस्से में हम जानेंगे कि मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी तरह कैसे गुलाम बनाया। मीर कासिम अपनी राजधानी को कोलकाता में मुंगेर शिफ्ट करते हुए नक्शे पर दिखाया जाए सैनिकों को ट्रेनिंग की वजूल। जब अंग्रेज़ मीर जाफ़र से तंग आ गए थे तो उन्होंने 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। अंग्रेज़ों को लगा था कि ससुर की तरह दामाद भी उनकी उंगलियों पर नाचेगा, लेकिन मीर कासिम बहुत चालाक निकला। नवाब बनते ही उसने सबसे पहले अपने राजधानी को अंग्रेज़ों के गढ़ कलकत्ता से दूर मुंगेर बिहार शिफ्ट कर दिया ताकि अंग्रेज़ उसकी जासूसी ना कर सके। उसने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू किया और खुद के बंदूक बारूद बनाने के कारखाने खोले। जब उसने देखा कि अंग्रेज़ बिना टैक्स दिए बंगाल को लूट रहे हैं तो उसने भारतीय व्यापारियों का भी टैक्स माफ़ कर दिया ताकि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। यह बात अंग्रेज़ों को चुभ गई और उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज़ों से कुछ शुरुआती लड़ाइयाँ हारने के बाद मीर कासिम भागा और उसने भारत के महाशक्तियों से मदद मांगी। उसने एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में 3 बड़े नाम शामिल थे। मीर कासिम बंगाल का हटा हुआ नवाब, दूसरा था शुजाउद्दौला जो अवध का शक्तिशाली नवाब था, तीसरा है शाह आलम द्वितीय यानी शाह आलम खुद मुग़ल सल्तनत के शहंशाह थे। इन तीनों की संयुक्त सेना जॉइंट आर्मी में लगभग 40 से 50 हज़ार सैनिक थे। वही अंग्रेज़ों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, जिसके पास सिर्फ 7,000 के करीब अनुशासित सैनिक थे। पूरे हिंदुस्तान की किस्मत अब एक मैदान पर टिकी थी। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। जगह थी बिहार का बक्सर मैदान। पलासी का युद्ध तो धोखे से जीता गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध असली ताकत और रणनीति का खेल था। भारतीय सेना की तादाद बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके बीच तालमेल की भारी कमी थी। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास मॉडर्न हथियार, घातक तोपें और एक कड़ा अनुशासन था। घंटों तक चले इस भयंकर युद्ध में अंग्रेज़ों की रणनीति भारी पड़ी। मुग़ल और अवध की सेनाएं बिखर गई। मीर कासिम को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अंग्रेज़ ये युद्ध पूरी तरह जीत गए और इसी जीत के साथ भारत की बची कुची उम्मीद भी टूट गई। बक्सर की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। हार चुके मुग़ल शहंशाह शाह आलम ने एक कागज़ पर दस्तखत किए जिसने इतिहास बदल दिया। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का पूरा हक मिल गया। अब तक अंग्रेज़ भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन इस मोड़ के बाद वो भारत के शासक बन गए। भारत का पैसा अब सीधे अंग्रेज़ों के जेब में जाने लगा, जिसे उन्होंने अपनी सेना और बड़ी को धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। वही मीर कासिम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन दिल्ली के पास गुमनामी और कंगाली में बिताता रहा और 1777 में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूखे और बंजर खेत, कंगाल के भूखे लोगों की पूरी ब्लैक। दोस्तों, बक्सर की जीत के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल से टैक्स वसूलने की खुली छूट मिल गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शासक बनते ही अंग्रेज़ों ने इस सोने की चिड़िया के साथ क्या किया? मीर जाफ़र के धोखे की कीमत सिर्फ राजाओं को नहीं बल्कि बंगाल के करोड़ों मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक ऐसा दौर आया जिसने इंसानी इतिहास को झकझोर कर रख दिया। चलिए जानते हैं बक्सर के युद्ध के बाद भारत के साथ क्या हुआ और कैसे दक्षिण से अंग्रेज़ों को रोकने के लिए एक नया शेर खड़ा हुआ।
इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों का सिर्फ एक ही मकसद था, कम से कम समय से ज़्यादा पैसा कमाना। उन्होंने किसानों पर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि किसानों के पास खुद खाने के लिए भी दाने नहीं बचे। और फिर आया साल 1770। बंगाल में सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गई। पुराने समय में जब सूखा पड़ता था तो राजा अपने गोदाम खोल देते थे ताकि प्रजा भूखे ना मरे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को लोगों की जान से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने सूखे के बावजूद ज़बरदस्ती टैक्स वसूला और अनाज को अपनी सैनिकों के लिए जब्त कर लिया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल की 1/3 आबादी यानी लगभग 1 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए। सड़कें लाशों में पट गई। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये अंग्रेज़ों द्वारा किया गया एक सोचा समझा खुलेआम था, जिसकी शुरुआती मीर जाफ़र की गद्दारी से हुई थी। बंगाल और बिहार और उड़ीसा को घुटनों पर लाने के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि अब पूरे भारत को जीतना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब उन्होंने दक्षिण भारत साउथ इंडिया के तरफ रुख किया तो उनका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसने अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए। यह ताकत थी मैसूर साम्राज्य। मैसूर की कमान पहले हैदर अली और फिर उनके जहांबाज बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में थी। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के चालों को अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज़ों को सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी हराना होगा। टीपू सुल्तान ने दुनिया के पहले लड़ाकू यानी रॉकेट्स का आविष्कार किया। जब ये लोहे से बने रॉकेट बारूद के साथ अंग्रेज़ों की सेना पर बरसते तो ब्रिटिश सैनिक अपनी जान बचाकर भागते थे। अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच एक दो नहीं बल्कि 4 बड़ी जंगें हुई। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को इतनी करीरी शिकस्त दी कि ब्रिटिश कमांडर उनके नाम से कांपते थे। अंग्रेज़ों को समझ आ गया कि टीपू को सामने से हराना नामुमकिन है और इतिहास ने खुद को फिर दोहराया। अंग्रेज़ों ने एक बार फिर वही पैंतरा आजमाया जो उन्होंने मीर जाफ़र के साथ आजमाया था। इस बार उन्होंने टीपू सुल्तान के अपने वज़ीर मीर सादिक को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध में जब टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे तो गद्दार मीर सादिक ने किले का एक गुप्त दरवाज़ा अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया और अपने ही सैनिकों के सैलरी बांटने के बहाने उन्हें पीछे बुला लिया। टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ते हुए शहीद होना चुना। उनकी मौत के बाद अंग्रेज़ों ने कहा था, अब भारत हमारा है। दोस्तों, मीर जाफ़र से शुरू हुई गद्दारी का ये कहानी मीर सादिक तक आकर रुकी। अगर इन गद्दारों ने अपनों की पीठ में छुरा ना घोंपा होता तो ना बंगाल में 1 करोड़ लोग भूखे मरते, ना ही टीपू सुल्तान जैसे शेर की वीरगति मिलती। इतिहास हमें सिखाता है कि दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक घर का वो भेदी होता है जो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच देता है। मैसूर के पतन जो है दोस्तों 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने दक्षिण पर कब्ज़ा कर लिया था। अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़े था। एक समय ऐसा था जब कटक से लेकर अटक तक मराठा साम्राज्य का झंडा बजाता था। मुग़ल भी उनके सामने घुटने टेक चुके थे। अंग्रेज़ जानते थे कि अगर मराठों को नहीं हराया तो भारत पर राज करने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन मराठों की ताकत इतनी थी कि उन्हें हराना लोहे के चने चबाने जैसा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते ये विशाल साम्राज्य भी बिखर गया। चलिए जानते आज के इस भाग में। मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और महान पेशवाओं के जाने के बाद मराठा साम्राज्य अलग अलग गुटों में बंट गया था। पुणे में पेशवा थे और ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और बड़ौदा में गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले। इन सरदारों के बीच आपस में ही
वर्षों की लड़ाई शुरू हो गई और साल 1802 में वही हुआ जिसका अंग्रेजों को इंतजार था। पेशवा, बाज़ारी, द्वितीय और होलकर के बीच ठन गई। जब पेशवा कमज़ोर पड़ने लगे तो उन्होंने देश के दूसरे मराठा सरदारों में मदद मांगने के बजाय एक आत्मघाती कदम उठाया। वो सीधे अंग्रेजों के शरण में चले गए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजेली इसी मौके की तलाश में था। उसने पेशवा के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। उसे आसान भाषा में कहे तो ये अंग्रेज़ों का एक ऐसा जाल था जिसमें राजा अपनी आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथ में गिरवी रख देता था। बजाय द्वितीय ने 1802 में वसीन की संधि पर दस्तखत कर दिए। इसके तहत पुणे में ब्रिटिश सेना तैनात कर दी गई जिसका पूरा खर्चा पेशवा को उठाना था। जब बाकी मराठा सरदार जैसे संध्या और भोसले ने यह देखा तो उनका खून उबल उठा। उन्हें समझ आ गया कि पेशवा ने मराठा साम्राज्य की नाक अंग्रेज़ों के सामने काट दी। इसके बाद शुरू हुए ऐतिहासिक एंग्लो मराठा युद्ध। सिंधिया, होलकर और भोसले ने अलग अलग अंग्रेज़ों से लोहा लिया। वो बहादुरी से लड़े लेकिन अफसोस कि वो कभी एक होकर नहीं लड़ पाए। जब सिंधिया लड़ रहे थे तो होलकर अलग थे, जब होलकर लड़ रहे थे तो बाकी शांत थे। अंग्रेज़ों ने इसी फूट का फ़ायदा उठाया और एक एक करके सबको हरा दिया। आखिरकार साल 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों ने पेशवा को पूरी तरह हरा दिया। पेशवा का पद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर नाम की जगह पर पेंशन देकर भेज दिया गया। जिस मराठा साम्राज्य ने मुग़लों को घुटनों पर ला दिया था, उसकी कमान आपसी फूट और गलत फैसलों की वजह से अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। 1818 तक आते आते पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका था। दोस्तों, मीर जाफ़र की उस एक गद्दारी से जो सिलसिला 1757 में शुरू हुआ था, वो 1818 तक आते आते पूरे भारत की गुलामी पर जाकर ख़त्म हुआ। भारत के राजा तब तक नहीं जीते जब तक वो पानी सिर से ऊपर नहीं गुजारा गया। धन दौलत और ताकत से भरपूर ये सोने की चिड़िया पूरी तरह अंग्रेज़ों के पिंजरे में बन चुकी थी। लेकिन कहानी ये भी ख़त्म नहीं होती। जब जुल्म हद तक बढ़ जाता है तो क्रांति का जन्म होता है। अगले भाग में हम देखेंगे। तो दोस्तों, 1818 तक अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत पर कब्ज़ा कर लिया था। अगले 40 सालों तक उन्होंने भारतीयों पर वो जुल्म ढाए जिनकी कोई सीमा नहीं थी। किसानों की ज़मीनें छीन ली गई, राजाओं की गद्दियाँ हड़प ली गई और लोगों के धर्म पर वार किया। एक पूरा हिंदुस्तान अंदर ही अंदर सुलग रहा था। सबको बस एक चिंगारी का इंतज़ार था। वो चिंगारी भर के साल 1857 में एक ऐसी बंदूक की करतूस से जिसने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ताबूत से आखिरी कील ठोकने का काम किया। चलिए जानते भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी। वो एक बेहद लालची इंसान था। उसने एक नया कानून बनाया जिसका नाम था हड़प नीति। तो इस कानून के मुताबिक अगर किसी भारतीय राजा की अपनी कोई औलाद नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। उसकी मौत के बाद उसका पूरा राज सीधे अंग्रेज़ों का हो जाता था। इस काले कानून के तहत अंग्रेज़ी ने झांसी, सतारा, नागपुर और संभलपुर जैसे कई राज्यों को ज़बरदस्ती हड़प लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम, हज़रत महल और नाना साहेब पेशवा, इन सब के दिलों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग धधक रही थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके अधिकार छीन लिए थे। राजा महाराजा तो परेशान थे ही, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अंग्रेज़ों ने अपनी सेना में शामिल भारतीय सैनिकों के सब्र का बांध भी तोड़ा दिया। 1857 की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने एक नई बंदूक पेश की, एनफील्ड राइफल।
इस बंदूक में जो है कारतूस लोड होती थी, उसे जो है मुंह से काट कर खोलना पड़ता था और तभी ब्रिटिश छावनियों से ये खबर फैल गई कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। ये बात हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के धर्म पर सीधा हमला थी। सैनिकों ने इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तारीख थी 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी बंगाल 34वीं इन्फेंट्री के एक जांबाज ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे का खून उबल उठा। उन्होंने खुलेआम अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने सामने आए ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दी गई, लेकिन उन्होंने जो आग लगाई थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। मंगल पांडे की शहादत के ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने अपने अंग्रेज़ अफसरों को मार गिराया, जेल तोड़कर अपने साथी सैनिकों को छुड़ाया, हथियारों पर कब्जा कर लिया। रातों रात इन सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। 11 मई की सुबह ये क्रांतिकारी दिल्ली के लाल किले पहुँचे। उन्होंने बुरे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को दोबारा पूरे भारत का शहंशाह घोषित कर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते ये विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार के जगदीशपुर तक फैल गया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी ना नारा लगाकर मैदान में उतरी तो बिहार से 80 साल के बूढ़े शेर बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया, अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए। दोस्तों, मीर जाफ़र की गद्दारी से जो देश गुलामी के अंधेरों में खो गया था, 100 साल बाद 1857 में उसी देश के सैनिक और राजाओं ने अंग्रेज़ों को उनकी औकात याद दिला दी। महीनों तक अंग्रेज़ों को छिपने की जगह नहीं मिली, लेकिन क्या ये पहली क्रांति कामयाब हो पाई? क्या भारत 1857 में ही आज़ाद होने वाला था या यहाँ भी कोई नया मोड़ आने वाला था? ये हम जानेंगे इस वीडियो सीरीज के आखिरी और सबसे धमाकेदार भाग में। आपको मंगल पांडे का ये बलिदान कैसा होगा? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपने राय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।